दोस्तों जो हमारा एक पहला क्वेश्चन आया था दो कि आपके दानापुर जडारो में यहाँ पूछा गया था। यहाँ क्या पूछ रहा है, राइबोसोम किसके बने होते, जहां पे ये चार ऑप्शन दोस्तों आपके वहां पे दिए गए थे। दोस्तों एक बात ये हमेशा याद रखना, चाहे आप जितनी वहां पे तैयारी कर ले, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस वहां पे नहीं करोगे, और वो भी प्रैक्टिस आपको वो क्वेश्चन की यहाँ पे करनी है जो आपका न्यू पैटर्न सिलेबस है। क्योंकि इस बार जो आपका न्यू पैटर्न सिलेबस आया वहां पे कुछ चैप्टर आपके अपडेट वहां पे कर दिए गए। तो जो दोस्तों मैंने आपको न्यू पैटर्न इसका सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रखा, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे तैयारी आपको वहां पे करनी है। अब इसके दोस्तों जो आपका ये मैं पीडीएफ आपको भेजी थी, उसी को ध्यान से देखना, क्या क्या टॉपिक आपको दिए गए वो सारे आपको वहां पे कवर करते हुए चलना है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं, ये मान चलना जो बच्चा यहाँ पे 35 क्वेश्चन अभी सही छोड़ है, उसकी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल सही चल रही। आप यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन कराऊं, आप ये मान चलना कि आप एग्जाम हॉल में वहां बैठे हुए हो, और ये देखना कि क्या आपका 35 स्कोर यहाँ पहुंच पा रहा है। अगर 35 तक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है, इसे कंटिन्यू आप बनाए रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता दोगे, ये दोस्तों हो जाएगा आपका आरएनए और प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप काउंट करते चलना आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है, कि जो हमारा बायोलॉजी का सेक्शन है वहां कितना स्कोर है, केमिस्ट्री कितना स्कोर हो रहा है, फिजिक्स कितना हो रहा है, जीके कितना हो रहा है, मैथ कितना हो रहा है, और कौन सा पोर्शन आपका वीक है वो भी आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो इसका दोस्तों राइट तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। दोस्तों एक चीज यहाँ पे और ये चीज ध्यान रखना कि जो ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, कभी दोस्तों अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए, जो आपका राइबोसोम कोशिका, ये पॉइंट भी यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में क्या बता दोगे, यहाँ पे प्रोटीन के आपका संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक आपका होता है, ये आपका सहायक आपका होता है। ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था, ये बताओ कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में क्या सहायक होता है, आप किसका नाम बताओगे, राइबोसोम का ही नाम बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट यहाँ पे हो चुका है। और दोस्तों राइबोसोम के बारे में एक पॉइंट ये भी याद कर लेना, क्या चीज, राइबोसोम के बारे में एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि राइबोसोम जो होता है ये सबसे छोटा, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा क्या बता दोगे, ये आपका सबसे छोटा कोशिकांग आपका ये यहाँ पे हो जाता है। तो कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तब भी आपको राइबोसोम का नाम ही यहाँ बताना। राइबोसोम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ कई सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इन चार ऑप्शन में आपको यह बताता है कि क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाएगा। कवक होगा, शैवाल होगा, ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा। हाँ, अनुराग का आंसर बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे जो कवक होता है। कवक में क्या होता है, कवक में दोस्तों आपका क्लोरोफिल यहाँ पे बिल्कुल नहीं पाया जाता। राइट आंसर क्या कह दोगे, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो शैवाल शब्द लिखा है ना, शैवाल, शैवाल दोस्तों यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक तो यही पूछा जाता है, एक शैवाल का नाम आपको वहां पे दे दिया जाता है, और ये हमसे पूछ लिया जाता है ये शैवाल कैसा शैवाल है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए शैवालों के प्रकार, क्योंकि यहाँ शैवाल से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये कवक होते हैं ना, कवक के बारे में एक पॉइंट ये नोट करना, ये आपके मृतोपजीवी, यहां लिख लेना क्या, मृत, ये आपका मृतपजीवी, मृतपजीवी, ये पॉइंट नोट कर लेना। मृतपजीवी ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। मृतपजीवी ये आपके क्या हो जाएंगे, परजीवी दोस्तों आपके हो जाएंगे। पहले एक पॉइंट ये याद कर लेना, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया कवक कैसे होते हैं, क्या बताओगे, ये एक परजीवी होते हैं। कैसे परजीवी होते हैं, कहोगे मृतोपजीवी परजीवी वहां पे होते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो शैवाल वर्ड लिखा हुआ है ना, यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपको सीधा दिया जाएगा तो आपका शैवाल है,
देखो सहवाल का यही पूछेगा, सहवाल के प्रकार। एक ये बता दो सहवाल के प्रकार। यहां पे दोस्तों ये चीज दी जाती है, एक सहवाल का नाम आपको दिया जाता है और ये हमसे पूछा जाता है ये कैसा सहवाल आपका वहां पे हो जाता है। तो इसके लिए कम से कम जो आपके सहवाल होते हैं उनके सभी के नाम आपको वहां पता होने चाहिए थे। जैसे दोस्तों अगर हम ये बात करें सहवाल कितने प्रकार के होंगे, आप बताओ। एक आपका हो जाएगा हरी सहवाल, एक आप क्या कह दोगे, जैसे आपका हो गया हरी सहवाल। इसके बाद सेकेंड नंबर में आप क्या कह दिया यहाँ पे, भूरी सहवाल। सेकेंड नंबर कैसी सहवाल हो जाएगी आपकी, एक हो जाएगी भूरी सहवाल। इसके बाद एक सहवाल आप कह दोगे कैसी, लाल सहवाल। एक सहवाल कैसी होती है आपकी, लाल सहवाल। अब एक सहवाल और कैसा बता दोगे आप, नीली हरी। क्या बता दोगे, नीली हरी सहवाल यहां बता दो। ये आपके सहवाल के प्रकार होते हैं। तो पहले अगर पूछा यही जाता सहवाल कितने प्रकार के होते हैं, हरी भी सहवाल होती है, भूरी भी होती है, लाल भी होती है, नीली होती है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे एक सहवाल का नाम आपको दिया जाएगा और ये आपसे पूछेगा ये कैसी सहवाल है, लाल है या फिर भूरी है या नीली है या हरी है, कैसी सहवाल आपकी हो। तो इसके दोस्तों इनके सहवाल के नाम आपको यहाँ पता होने चाहिए। मैं कुछ सहवालों के नाम आपको नोट करा देता हूं जो अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ पे रिपीट हुआ करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम हरी सहवाल की बात करें, यहाँ पे एक सहवाल क्या नोट करोगे, यहाँ पे एक सहवाल का नाम क्या लिख लोगे, यहाँ पे लिखेंगे एक सहवाल, पहला सवाल आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वाल वाक्स। क्या लिख लोगे यहाँ पे, एक सवाल हो जाएगा आपका वाल वाक्स हो जाएगा सवाल। पहली सवाल क्या लिखोगे यहाँ पे, एक तो हो जाएगी आप वाल वाक्स सवाल। एक सवाल आपकी ये सवाल यहाँ पे होगी। और सेकेंड नंबर दोस्तों एक सवाल यहाँ पे और नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, स्पाइरो गोएरा। क्या हो जाएगी आपकी, स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा। एक सवाल दोस्तों ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। सीधा यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, ये जो स्पाइरो गायरा है ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। स्पाइरो गायरा ये पूछे कैसी सवाल है, आप बताओगे हरी सवाल आपकी हो जाती है। अब भूरी सवाल दोस्तों कभी पूछी जाती है, जैसे यहाँ पे एक सवाल भूरी सवाल में क्या लिखोगे, जैसे आपकी होती लैमिनेरिया। एक सवाल क्या आप यहाँ पे नोट कर लोगे, लैमिनेरिया। एक सवाल तो आपकी ये यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपके मैं वही चीजें करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो लैमिनेरिया कर लोगे। इसके बाद दूसरी सवाल यहाँ पे क्या नोट करोगे, एक आपकी जैसी होगी क्या, प्यूकस। एक आपकी होगी प्यूकस हो गई। एक आपकी सर्गेस्मस भी सवाल यहाँ पे होती है। और ये प्यूकस वाली सवाल आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पूछा गया था जो आपकी ये फ्यूकस सवाल होती कैसी सवाल होगी, एक ऑप्शन जो हरी सवाल दिया गया था वो आपका राइट आंसर वहां पे था। इसके बाद दोस्तों लाल सवाल की बात करें तो लाल सवाल दोस्तों क्या लिखो, एक आपकी होती यहाँ पे फायरा। एक क्या हो जाएगी, फा। एक सवाल क्या नोट कर लोगे यहाँ पे, फायरा सवाल आप नोट कर लोगे। और इसी के बाद एक सवाल इसमें एक और नोट कर लेना जो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, गैलिडियम। एक सवाल क्या हो जाएगी आपकी, गैलिडियम सवाल यहाँ पे हो जाती है। नीली हरी सवाल की बात करें यहाँ पे एक सवाल क्या हो जाएगी आपकी, नॉस्टॉक। एक सवाल क्या बता दोगे, नॉस्टॉक हो जाएगी। और दूसरी सवाल यहाँ पे क्या बता दोगे आप, एक बताना एनाबीना। एनाबीना ये सवाल आपकी यहाँ पे हो जाती है। ये दोस्तों वो सवाल के नाम मैंने बताए हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन हुआ करते हैं। बेसिक चीजें आप एक बार नोट जरूर करना है यहाँ पे। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपके लिए हो जाती है, क्योंकि ये दोस्तों जो सवाल वाला चैप्टर होता है ना, इसके कुछ पॉइंट अभी जो नया सिलेबस अपना आया उसमें ऐड किए गए, तो काफी चांस हो जाते हैं सवाल से इस बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखाई देगा। इसके बाद एक अगला सवाल आता है, इसमें पूछा जा रहा है जलीय काई का कारण क्या है। जो जलीय काई होती है उसका कारण क्या होता है। हरे शैवाल होंगे, जीवाणु होगा, हाइड्रिला होगा, नीले हरे शैवाल आपको यहाँ पे हो जाएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों के आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए, काफी बच्चे यहाँ पे बी आंसर अपना बता रहे हैं। तो भाई दोस्तों ये बात ध्यान से देखना, जब भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए पहले आपको जो टाइम काफी आपके पास वहां पे रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस वहां पे करनी है, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो आपके एग्जाम में आते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको वही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ताकि आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे, मतलब क्या है, जब तक आपको जो न्यू पैटर्न सिलेबस के बेस के क्वेश्चन वहां पे नहीं रहेंगे तब तो तैयारी करने कोई मतलब भी आपको वहां पे नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह दोगे, ये कहोगे आप नील हरीश सहवाल। दोस्तों ये मान चलना इस बार जब आपका एग्जाम आएगा सहवाल से क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो न्यू पैटर्न सिलेबस अपना है वहां पे सहवाल के कुछ टॉपिक आपके ऐड किए गए। तो ऐड किए गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस बार आपको वहां पे दिखाई पड़ जाएगा। और दोस्तों ये जो आपके नील हरीश सहवाल है ना, इसका एक नाम और भी होता है। इसको किस नाम से कहते हैं, इसे आप कहोगे क्या, साइनोबैक्टीरिया। इसे और किस नाम से आपका जाना जाता है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, साइनो बैक्टीरिया। क्या कह दोगे, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी ये सहवाल आपका यहाँ पे जाना जाता है। जो आपका नील हरीश सहवाल है इसे साइनोबैक्टीरिया सहवाल भी आपका कहा जाता है। तो सहवाल दोस्तों आप अच्छे से पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन आपका पूरे चांस है इस बार आपके पेपर में वहां पे दिखाई पड़ जाएंगे। और दोस्तों काउंट करते चलना आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा। अगर 35 क्वेश्चन तक कर पा रहे, तैयारी अच्छी आपकी वहां पे चल रही है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उभयलिंगी श्रेय है, बताओ। मार्केसिया होगा, पाइनस होगा, साइकस होगा, पपीता होगा। इन 4 ऑप्शन में बताना राइट आंसर क्या होगा। ये जबलपुर हमारे जेडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में यहां पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ बच्चे ज्यादा आंसर अपना बता रहे हैं। ऑप्शन सी, अनुराग का सी आ रहा है, महेंद्र का डी आ रहा है, कपिल का ए आ रहा है। चलो देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप इसका आंसर बताओ क्या, पाइनस। क्या हो जाएगा, पाइनस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका पाइनस होता है ना, पाइनस, ये तारपीन का तेल प्राप्त, जो पाइनस से क्या प्राप्त होता है आप ये बताना। जो आपका तारपीन का तेल होता है, क्या बताओगे, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल इससे आपका प्राप्त यहाँ पे आपका हो जाता है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, आप क्या बताओगे, आप बताओगे पाइनस बताओगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपका यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि तारपीन का तेल आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिलेबस में आपका दिया जा रहा है। तो कभी भी अगर पूछा गया तारपीन का तेल किससे प्राप्त होगा, आप बताओगे यहाँ पे किससे, पाइनस का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं, ये जो दोस्तों कंप्लीट नोट्स यहाँ पे, जहां पे आपके बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, ये सारे बाकायदा आपके हैंड राइटिंग वो नोट्स मैंने आपको सीधा सीधा प्रोवाइड करा रखे हैं, जो आपको यहां से टाइम आपका ये बचेगा कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स एक बार प्रोवाइड करा दिए, बस आप घर बैठे भाई उनकी फोटो कॉपी आप निकलवा लेना, बस आप वो तैयार करके जाना। यकीन मान चलना, अगर आप ये कंप्लीट तैयार करके जाते हैं, आपका कोई क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। जो आपने नोट्स ले रखे हैं बस वही घर बैठ के आप तैयार करो, और कुछ भी नोट्स और आपको बनाने की वहां पे जरूरत भी नहीं है। बस दोस्तों जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं वो नोट्स आप तैयार करो, ये प्रैक्टिस सेट अब बस यहाँ पे दो। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका ये, मान लो आप ये चेक कर सकते हैं तैयारी हमारी कहां तक पहुंच गई है। लेकिन आपको टारगेट दोस्तों ये हमेशा बना के चलना है 40 क्वेश्चन का। फिलहाल अगर आपके इन प्रैक्टिस सेट में अभी जो मैं करा रहा हूं, अगर 35 तक सही कर पा रहे हो तो बड़ी आसानी से एग्जाम क्लियर आप वहां पे कर लोगे। और दोस्तों इसके साथ साथ जो आपको मैंने क्या प्रोवाइड करा रहा हूं, 8000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। यानी 2000 से लेके 2024 तक जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो जो क्वेश्चन मिले थे वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये दोस्तों यकीन मान चलना, आपके अगर 50 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो कम से कम 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन आपको पेपर में वहां पे दिखाई पड़ेगा। यानी 20-25 क्वेश्चन तो आपके हाथों में ही मिल जाएंगे, केवल अगर आप ये क्वेश्चन वहां पे सीधा सीधा याद कर लेते हैं। इसके साथ जो मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा वो तैयार करके जाना, बस भरोसा करिएगा। बस जो मैं आपको प्रोवाइड करा रखा, जो आपने ले रखा वो तैयार करके अपना एग्जाम देने आप वहां पे चले जाइएगा। और इसके बाद दोस्तों एक आपका अगला सवाल था, ये बताइए
क्लेडोडोनिया रेजिफेरिना है। और दोस्तों ये जो मैं क्लास करा रहा हूं ये मैं प्रैक्टिस के रूप में पूरा एक सेट बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड भी अभी करा दूंगा 1 घंटे बाद। वहां पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितने भी आपके डेली क्लासें होंगे उनकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, अब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। हाई लिख के मैसेज करोगे आप जैसे, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके पास आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। जहां पे जितने भी आपके डेली क्लास होंगे उसकी पीडीएफ आपको वहां मिलती रहेगी, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस वहां पे कर सके। तो इसमें बताओ राइट आंसर क्या होगा? शैवाल होगा, लाइकेन होगा, कवक होगा, या फिर एंजियोस्पर्म होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बता दो, ये आपका हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये कैसा लाइकेन होता है, आप क्या बताओगे? यह आपका फुटिकोज, ये यहां पे पॉइंट बताना कैसा लाइक हो जाएगा, आप बताओगे फुटिकोज लाइकेन है। कैसा लाइकेन है? फुटिकोज। आप ये लाइकेन दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपके कवक होते हैं, इसका मैंने आपको पहले ही बता चुका। कवक कैसे होते हैं? कि परजीवी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? आप बताओगे कवक जो होते हैं परजीवी होते हैं। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कवक कैसे होते हैं, आपको हमेशा बताना है कवक आपके परजीवी हमेशा आपके होते हैं। अब एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया है कि जो आपके अनिषक फल है, क्या है? अनिषक फल। अनिषक फल वह है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? जिसके ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब ये जयपुर जेडारो में आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर बता दीजिए, क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या बताओगे दोस्तों? ये आपका हो जाएगा बिना परागण और निषेचन का बना फल आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या कहोगे? अनिषक जो फल होते हैं, अनिषक फल दोस्तों वो आपका वह फल होता है जिसमें परागण एवं निषेचन की क्रिया क्या होती है? नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जान सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया? केला हो गया, जैसे केला हो गया, या फिर जो आपका अंगूर हो गया, केला हो गया आपका, अंगूर यहाँ पे हो गया। दोस्तों ये क्या होता है? इनमें समानता क्या होता है? बीज रहित फल होते हैं। ये कैसे फल होते हैं आप बताओगे? ये आपके बीज रहित, बीज रहित दोस्तों ये आपके फल वहां पे होते हैं, यानी इन फलों में आपका बीज वहां पे नहीं पैदा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा, ये भी पूछ लिया गया कि बीज रहित फल कौन कौन से होते हैं, किसका नाम बताना है आपको? केला हो गया और अंगूर हो गया, ये आपके बीज रहित फल आपके यहाँ पे होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सवाल ये पूछा जा रहा है, आवर्त बीजी पौधों के बीज में क्या होता है? आवर्त बीजी पौधों के बीज में आपका क्या होता है? जहां पे ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, केवल बीज पत्र, केवल भ्रूणपोष, और तीसरा है केवल आपका प्ल्यूमस और रेडिकल हो जाएगा, और सुप्त एम्फीबियो। और ये आपका जो दानापुर जेडारो में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। भाई देखो मैं अभी किसी ज्यादा बच्चों के यहाँ पे कमेंट नहीं ले पा रहा, उसके लिए आप परेशान ना होइए। आप खुद यहाँ पे देखो तैयारी आपको यहाँ पे करनी है। जो नोट्स दिए आप वो नोट्स तैयार करिए, जो मैं प्रैक्टिस सेट दिया यहाँ पे बस आपसे स्कोर चेक करिए एक बार कि कितना स्कोर आपका हो रहा है। तो जो पोर्शन आपको यहाँ वीक लगता है उसको आपको स्ट्रॉन्ग वहां पे करने की जरूरत, आपको वहां पे उस पर ज्यादा फोकस आपको करना है। बस इतना ही मान चलो, जो मैं एग्जाम तक आपको प्रोवाइड करा आप तैयार करिए, पेपर देने जाइए, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। अब इसके साथ साथ दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके सारे में क्लास भी आपको यहाँ पे कराऊंगा, और उसकी पीडीएफ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड भी कर दूंगा। बस एग्जाम तक मैं जो क्लास करा रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, बस उसे आपको फॉलो वहां पे करते हुए चलना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे? ये आपका हो जाएगा सुप्त एम्फीबियो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कभी देखो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, याद आ गया, यहीं पे नोट कर लेना कि एक जो आपका होता है प्ल्यूमल, एक क्या नोट करोगे यहाँ पे, जो आपका क्या होता है, यहाँ पे एक नोट करिएगा आप, यहाँ पे प्ल्यूमल, जो ये चीज आपकी दी जा रही है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये जो आपके पौधे होते हैं ना उनके तना का विकास करता है। जो पौधे होते हैं उनके ये तना का विकास करता है। तो कभी अगर आपसे पूछा गया पौधों के तने का विकास कौन करता है, किसका नाम बताना है? प्ल्यूमल का नाम आपको यहाँ बताना है। और दोस्तों कभी आपसे अगर ये पूछ लिया गया जो आपका रेडिकल होता है, अगर रेडिकल के बारे में कभी आपसे पूछा जाए
तो दोस्तों ये रेडिकल क्या करता है, जो आपके रूट होती हैं, जो आपकी जड़ें होती हैं, ये जड़ों का विकास करता है, जड़ों का ये विकास करेगा। ये दोनों चीज याद करना। पूछा गया तनों का विकास कौन करेगा, ये जो जड़ें होते हैं, रूट होती है, उनका विकास कौन करता है। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पता होने चाहिए, रेडिकल का और प्लूमल का ये नाम पता यहाँ पे होना चाहिए। ये दोनों चीजें पूछी जा चुकी है। ये तो आपका 2-3 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पौधों के जो तने होते हैं उनका विकास कौन करता है। ये चीज अच्छे से आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। एक सवाल में ये पूछा गया तंबाकू में निहित है, तंबाकू में क्या होता है, कैफीन है, कोडीन है, निकोटीन है, मार्फिन है। वैसे ये काफी बच्चे आंसर यहाँ पे जो यहाँ पे दे रहे हैं, लगभग सारे बच्चे यहाँ पे आंसर राइट दे रहे हैं, सारे बच्चों को सही आंसर आ रहा है। दोस्तों यही मान चलना आपका एग्जाम इतना हार्ड भी वहां पे नहीं होगा। ये मान चलना कि 50 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में वहां पे आते हैं तो कम से कम आपके यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे नॉर्मल आएंगे, यानी आपके एवरेज क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये रहता है 30 में 5 क्वेश्चन आपको ऐसे वहां पे दिखाई पड़ेंगे जो बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे। भाई इनको तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो भाई आपको पूरे क्वेश्चन से मतलब भी नहीं है। और इस बार दोस्तों आपकी माइनस मार्किंग भी नहीं है, सारे बच्चे पूरे क्वेश्चन वहां पे करके भी आएंगे। और एक चीज ये ध्यान रखना, अगर आपको 5 क्वेश्चन पीछे नहीं पड़ना है, अगर आप 40 क्वेश्चन वहां पे सही कर लेते भाई कंफर्म है, श्योर है आपका नाम वहां पे आ जाएगा, चाहे वैकेंसी कितने भी आपके एआरओ में क्यों ना आ रही हो। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप यहाँ पे क्या कह दोगे, ये आपका निकोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये बताओ जो कैफीन होता है, ये कैफीन किसमें पाया जाता है, तो क्या कहोगे, ये आपका होता है जो कॉफी होती है ना, जो हम लोग घर पे पीते हैं, कॉफी में क्या होता है कैफीन आपका यहाँ पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रख लेना कि ये बताओ जो मार्फिन है, मार्फिन किसमें पाया जाएगा, तो मार्फिन क्या बताओगे, जो आपकी अफीम होती है, अफीम में क्या होता है, अफीम में बताओगे मार्फिन होता है। और कैफीन किसमें, कॉफी में होता है। निकोटीन किसमें, तंबाकू में आपका होता है। तो ये दोनों नाम भी आप यहाँ पे एक बार याद कर लेना, अफीम में क्या पाया जाता है या कॉफी में क्या आपका यहाँ पाया जाता है। तो ये नाम भी एक बार यहाँ पे आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद उसे एक सवाल पूछा गया, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, पान की लता में बनने वाले जो रूट होती है, जड़ होती है, ये कौन सी आपकी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या बताओगे, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरोही जड़। कौन जड़ होती है आपकी, आरोही जड़ होती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। और दोस्तों ये जड़ क्या कहती है, पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है, पौधे जो होते हैं उनको ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कि ये मान चलना, जैसे ये पान पे चढ़ रही, यहाँ पे जड़ें भी निकल आती, यहाँ जड़ें निकल आई, यहाँ भी जड़ें निकल आती। इससे क्या होता है, पौधा जो होता है ये ऊपर आपका चढ़ता रहता है। ये जैसे ऊपर चढ़ा तो एक जड़ यहाँ पे निकल आई, ये यहाँ पकड़ ली, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पौधा ऊपर चढ़ता रहता है, यानी पौधे के ऊपर चढ़ने में ये उसकी वहां पे हेल्प करती हैं। तो कैसी जड़ें आपकी हो जाएंगी, आप बताओगे, आरोही जड़ आपकी यहाँ पे ये हो जाती है। एक अगला सवाल दोस्तों ये पूछा गया है, कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहां की भूमि में कमी होती है। किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की, जल की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, किसकी कमी होगी बताओ, राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दे रहे। भाई कमेंट पे अगर मैं किसी की रिप्लाई नहीं दे रहा हूं उसके लिए परेशान न हो, बस आप ये काउंट करते लो आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है। आपको टारगेट फिलहाल ये जो अभी के फिलहाल हो रहा है, अभी मान लो 15-20 दिन, अगर जो मैं प्रैक्टिस डेली अब कराने वाला हूं, अगर आप यहाँ पे 35-36 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अगर आपको 30-25 भी क्वेश्चन हो तब भी आपको घबराने की जरूरत कोई नहीं। भाई अभी एग्जाम तक हम लोग साथ बने रहेंगे और जो चीजें आपको मैं कराता जाऊं बस आप फॉलो करना, आपके पेपर जरूर क्वेश्चन वहां से आपको दिखेंगे। लेकिन जो चीजें बता रहा हूं सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। तो इसमें दोस्तों क्या कह दोगे, ये आप बताओगे नाइट्रोजन की, किसकी कमी होती, नाइट्रोजन की। ऑप्शन सी आपकी राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपके कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पे ही मिलते हैं जहां की भूमि में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। अब अगला सवाल दोस्तों ये पूछा गया, पादप कोशिकाओं में सबसे अधिक समान स्वतंत्र आयन क्या है। स्वतंत्र आयन क्या है, इन 4 ऑप्शन बताओ। ये जयपुर जेडारो में सीधे क्वेश्चन आपका वहां पूछ लिया गया था।
तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या कह दोगे, ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, पोटेशियम का। क्या हो जाएगा, पोटेशियम का। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी पादप कोशिकाओं में सबसे अधिक समानता स्वतंत्र आयन आपका पोटेशियम ही आपका पाया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे आप नोट कर लेना। और दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है, कभी अगर इसकी कमी यहाँ पे हो जाती है, कमी से आप क्या कह दो, क्या हो जाएगा, यहां पे पॉइंट नोट करना, क्या, हरी महीनता। हरी महीनता, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, हरी महीनता रोग आपका वहां पे आपका हो जाता है। तो पोटेशियम कमी से ये भी नोट कर लेना क्या दिक्कत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, आप बताओगे हरीमहीनता आपकी प्रॉब्लम क्रिएट वहां पे आपकी हो जाती है। एक सवाल ये पूछ रहा है कि जब किसी पुष्प का परागण उसी पौधों के वर्तिकांग में आंतरिक कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी लग रहे होंगे जो हमने पढ़े ही नहीं वहां पे। दोस्तों भाई इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये मैं वैसे ही अभी कुछ सेट में आपके नॉर्मल भी कराऊंगा, कुछ आपके इससे भी हार्ड कराऊंगा, कुछ आपके मॉडरेट रहेंगे, कुछ आपके इसी लेवल के वहां पे रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं, आपको अपनी तैयारी फोकस वहां पे करते हुए चलना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा क्या, ऑटोगेमी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बताओगे, जब किसी पुष्प का परागण उसी पौधे की वर्तिकांग आंतरिक कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, ऑटोगामी कहा जाता है। अब जब किसी पुष्प के परागण कर दूसरे पुष्प के वर्तिकांग पर पहुंचता है तब इसे क्या कहा जाएगा, जिनोगेमी। तब उसे क्या कहा जाता है, जिनोगोमी कहा जाता है। और दोस्तों मनुष्य में निषेचन की क्रिया अब क्या कहते हैं, एलोगोमी कहलाता है। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट कर लेना कि अगर कभी आपसे ये पूछा गया मनुष्य में निषेचन, भाई ऐसे वर्ड वहां पे लिखे हुए आएंगे, आपको इसके लिए परेशान नहीं, तभी मैं इन वर्डों का यूज कर रहा हूं कि अगर आपका वहां पे ये वर्ड आपका लिख गया आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। वैसे ये सरल भाषा में ही बताई जा सकती है, लेकिन हमारे पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाए मैं उसी लैंग्वेज में सारी चीजें आपको नोट करा ताकि आपको ये आइडिया लग सके पेपर में कौन कौन से वर्ड हमारे एग्जाम में दिखेंगे। तो मनुष्य में निषेचन अगर लिख के आ गया, निषेचन की जो क्रिया होती ये क्या कहलाती है, निषेचन की क्रिया क्या कहलाएगी, आप क्या कहोगे, एलोगेमी। यहां पे क्या कह दोगे, ये कहलाएगी आपको एलोगेमी कहलाएगी। एलोगेमी आपकी ये कहलाएगी। ये आंसर यहाँ पे नोट करना, इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब एक सवाल ये पूछा गया, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान क्या होता है। टेम्परेचर कितना होता है कि अगर हमने बीज भाई बो दिए अब वो वृक्ष बने, पौधा बने, अंकुरित होके बाहर आए, तो न्यूनतम टेम्परेचर हमारा वहां पे कितना होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, ये दोस्तों होना चाहिए क्या, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए न्यूनतम टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, 18 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका यहाँ पे होना चाहिए। वैसे अभी तक काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर आप बता। दोस्तों अभी कल से क्या होगा ना, कल से सारे क्लास आपको जो प्रैक्टिस सेट की मैं कराऊंगा 7 बजे प्रैक्टिस सेट की डेली क्लास अब आपकी कंटिन्यू वहां पे चलेगी। तो डेली प्रैक्टिस सेट जरूर देना ताकि आपको एक आइडिया हमेशा ये लग सके क्या आपका इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है, आपका जो स्कोर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये तभी आप जान पाओगे जब आप प्रैक्टिस सेट वहां पे दोगे। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट हर बच्चे को वहां पे देना ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा पोर्शन आपका वीक। क्योंकि अगर आप जब तैयारी करने बैठोगे ना वहां पे तो आपको बस यही लगेगा भाई मेरी सारी चीजें वहां पे सही चल रही, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। जब आप कंपटीशन दोगे, प्रैक्टिस सेट दोगे, तब आपको आइडिया ये लगेगा भाई कि हमारी तैयारी कैसी यहाँ पे चल रही है। और ये तो समय पूरा टेस्ट जैसा अपना पेपर बनता है ना, वैसे ही मैं पूरे क्वेश्चन बना के जो अपना एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां मैं प्रोवाइड भी कराऊंगा, तो वहां से ये आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको मिलती वहां पे रहेगी। इसके बाद दोस्तों एक आपका अगला सवाल आता है, ये बताओ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निकास किस क्रिया से होता है, किस क्रिया से आपका होगा। तो कौन सी क्रिया दोस्तों क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप नोट करना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, डी। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ये भी पता होगी, वैसे पता सभी को, जब हम लोग सांस लेते कौन से गैस लेते हैं, जब हम निकालते हैं कौन सी गैस होती है, ये चीज वैसे सभी को पता होगी। लेकिन एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया कि जब हम लोग श्वसन में अवशोषण करते हैं, जब श्वसन हम क्या करते हैं, अवशोषण वर्ड वहां पे लिख के आया था, अवशोषण करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, आप बताओगे ऑक्सीजन गैस। और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कि हवा उसका निकाश करते हैं, तो कौन सी गैस का हम लोग यहाँ पे निकाश करेंगे, आप बताओगे CO2 गैस का, CO2 गैस में। और दोस्तों एक बात ये नोट करना, यहाँ पे जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, क्या नोट करोगे, जो आपके पत्तियां होती है, पत्तियों में जो आपके रंध्र होते हैं, यहाँ पे क्या करोगे, पत्तियों के रंध्र से ही आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लेना, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं यहीं से आपका वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे आपका होता है। यानी जैसे कि आपकी ये मान लो कोई पत्ती आपकी होती है, ऐसे मान लो कोई आपकी ये पत्ती होगी, ठीक है, यहाँ पे पत्ती में आपने ये देखा हो जो यहाँ पे छोटे हल्के हल्के छेद होते हैं, हल्के हल्के आप देखो छेद होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इन्हीं को आपका रंध्र बोला जाता है। और इन्हीं छेदों से ही आपका वाष्पोत्सर्जन आपका होता है। अभी देखना, कोई अगर आपके आसपास पेड़ हो, वहां पे एक पत्ती लेके आना, जैसे आपके पास अगर आम का कोई पेड़ हो, वहां पे आम का आप एक पत्ती लेना, वहां पे देखोगे बारिश, वहां पे जो हल्के हल्के छेद वहां पे दिखाई पड़ेंगे, उन्हीं छेदों को आपको ये रंध्र कहा जाता है। और इन्हीं रंध्रों से आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपकी वहां पे होती है। तो आप देखिएगा वहां पे आपको प्रॉपर वहां पे दिखाई पड़ जाएगा, अगर अगल बगल आपके पेड़ आम का हो तो वहां देखना अभी दिख जाएगा आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया कौन सी आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया दोस्तों आप यहां पर कहोगे, ये आपकी हो जाएगी जैसे कि लकड़ी का जलना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, लकड़ी का जलना प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी क्रिया आपकी यहाँ पे होती है। राइट आंसर क्या कहोगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों एक जो अपना अगला सवाल आता है, यहां से हमारी केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है। यानी आप पहले ये काउंट कर लेना कि जो अब 15 क्वेश्चन ने बायोलॉजी किए, इतना इसमें क्या स्कोर आपका यहाँ पे हुआ था। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के सारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पेपर में पूछी गई थी। ये बताओ, आवर्त सारणी की आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। जो आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, आप बताओगे यहाँ पे दमित्री मेंडलीव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार जो तत्वों के गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। इनके जो गुण होते हैं, गुण में क्या बताओगे, इनके जो गुण होते हैं ये इनके क्या होंगे, परमाणु भारों के, क्या बता दोगे यहाँ पे, परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ये चीज यहाँ पे आप याद कर लेना। और दोस्तों जब ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का निर्माण वहां पे हुआ था, इस समय इसमें अगर ये पूछा जाए तत्व कितने थे, उस समय कितने ज्ञात थे जब मेंडलीव ने अपना नियम बताया था, तो आप बताओगे उस समय केवल 63 तत्वों के बारे में हमें जानकारी वहां पे दी गई थी। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपके दमित्री मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार जो तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आपके आवर्ती फलन हो जाएंगे। और मेंडलीव के आवर्त सारणी के निर्माण के समय केवल उसमें आपके 63 तत्व उस समय ज्ञात आपके थे वहां पे। एक अगला सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा गया, न्यूलैंड ने अपने आवर्त सारणी में अंतिम तत्व किसको रखा था। जो न्यूलैंड ने अपना नियम वहां पे दिया था, यहां पूछा जा रहा उसमें जो उनका अंतिम तत्व है किसको वहां पे रखा गया था, जिसके ये 4 ऑप्शन दिए गए थे जब ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था। तब आप इसका राइट आंसर क्या कह दोगे, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये बता दो, अच्छा जो न्यूलैंड ने अपने अष्टक जो नियम दिया था, न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक नियम, जो यहाँ पे इन्होंने अपना अष्टक नियम दिया था, क्या लिख लो,
अष्टक में नियम में इन्होंने क्या किया था, 56 तत्वों को, इन्होंने क्या किया था, 56 तत्वों का ही स्थान दिया, 56 तत्वों का स्थान यहाँ पे दिया था। दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूलैंड ने अपना जो अष्टक नियम दिया था, इन्होंने कितने तत्वों का स्थान दिया था, आप हमेशा बताओगे 56 तत्वों का स्थान दिया था। अगर ये क्वेश्चन आपके न्यूलैंड वाला पूछा जा सकता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। और दोस्तों जो आपका न्यूलैंड के अष्टक नियम ने भारतीय संगीत के सारे गामा पे आधारित था, किस पे ये आधारित था, भारतीय संगीत जो आपका था सा रे गा, इस पे ये इनका नियम वहां पे आधारित था। और इनके अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान था। इन्होंने क्या कहा था, प्रत्येक 8वें तत्व का जो भी गुण होगा, जो पहले वाले गुण के समान आपका वहां पे हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपकी हो जाती है न्यूलैंड के अष्टक नियम के, तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए थी। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम बताओ क्या। जो आपका हाइपो होता है, इसका रासायनिक नाम आप बता दो क्या हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ये जरूर ले, जहां से आपको ये पता चलेगा आपका स्कोर कितना यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या कहोगे, फोटोग्राफी में काम आने वाला जो हाइपो होता है, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या आपका हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। और इसका अगर लिखा जाए, ये क्या सूत्र क्या हो जाएगा इसका, Na2H2O3 इंटू 5H2 आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, सोडियम थायोसल्फेट कहा जाएगा, जो आपका हाइपो का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों अगर सिल्वर नाइट्रेट का आपसे पूछा जाए, क्या बताओगे, AgNO3 आपका यहाँ पे हो जाता। अब इसका उपयोग दोस्तों कहाँ पे होता है, सिल्वर नाइट्रेट का, तो यहाँ पे उपयोग बताओगे क्या हो, धोबियों के द्वारा चिन्ह बनाने में, या फिर जो स्याही में किया जाता है। आपने देखा धोबियों द्वारा चिन्ह बनाने में, जो चिन्ह बनाने वाली जो स्याही होती है ना, वहां पे इसका यूज आपका वहां पे किया जाता है। या दोस्तों एक चीज और आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि जो आप मतदान के समय मतदाताओं की उंगली में जो निशान लगाया जाता है, इसी का लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का ही लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो आप वहां पे वोट दिए जाते, जो आपके उंगली में एक स्याही लगाई जाती है, वो स्याही भी क्या होती, सिल्वर नाइट्रेट ही यहाँ पे होती है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि मतदान के समय जो हमारे उंगलियों में स्याही लगाई जाती है, वो कौन सी होती है, वो आपकी यही सिल्वर नाइट्रेट की ही वहां पे आपकी उंगली में वहां पे स्याही आपकी लगाई जाती है। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा गया, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं, कैसे कम करोगे। ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या कह दोगे, ये हो जाएगा विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या बता दोगे, विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। कभी अगर आपसे पूछा गया सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है ये कौन सा आपका होता है, तो किसका नाम दोस्तों आपको बताना है, ये बताओगे आप किसका, ट्राइटियम का। क्या हो जाएगा, ट्राइटियम आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो ट्राइटियम होता है ना, ये क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक भी होता है। ये ट्राइटियम क्या हो जाएगा, आप बताओगे, ट्राइटियम आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक भी आपका होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। दोस्तों काउंट करते चलना आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल निम्नलिखित का घटक किसका घटक है। ये जब आपका ये जयपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, ये 4 ऑप्शन वहां पे आपको दिए गए थे। दोस्तों एग्जाम तक मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में रिपीट वहां पे होते हैं। आज की क्लास में वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रेजेंट टाइम पे काफी ज्यादा आपके मान लो आपके जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे वो सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं।
तो इनकी प्रैक्टिस ध्यान से करना, और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इसकी, वो अपने पास रखे रहना, एग्जाम तक बार बार इनका रिवीजन आपको वहां पे करते हुए चलना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या कह दोगे, ये आपका हो जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बता दोगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये नोट करना, जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल आपका पाया जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, आप एस्कॉर्बिक, क्या बता दो यहाँ पे, विटामिन सी में आपका एस्कॉर्बिक अम्ल भी आपका पाया जाता है। विटामिन सी वाले में नोट कर लेते कौन सा अम्ल रहेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका वहां पे पाया जाएगा। इसके बाद एक अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है। दोस्तों जो ये आपका रासायनिक सूत्र वाला टॉपिक होता है, ये तैयार करके जाना। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आपके पेपर हमेशा पूछा जा रहा है जो रासायनिक सूत्र होते हैं, और रासायनिक सूत्र दोस्तों सबसे ज्यादा आपको ये पूछने हैं, याद करने, जैसे जो आपके धातु हैं, अधातु हैं, वहां से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे गए जो इनके अयस्क वाले होते हैं। अयस्क का एग्जाम, इन्हीं के अयस्कों का आपका रासायनिक सूत्र कई बार यहाँ पूछा जा चुका है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दोस्तों आपके पूछे, जैसे आपसे कभी देखा होगा, ये बताओ सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, या फिर जो आपके एल्यूमिनियम जितने अयस्क होते हैं, या फिर जो लोहा होता है उसके कौन कौन से अयस्क होते हैं, उनके रासायनिक सूत्र आप याद करके जाना। अभी मैं जो एक क्लास इंपॉर्टेंट कराऊंगा वहां मैं प्रॉपर सभी के नाम भी नोट कराऊंगा, सारे आप अच्छे से वहां पे नोट कर लीजिएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या कह दो, ये हो जाएगा कास्टिक सोडा का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये चीज पूछी जाती है कि बताओ जो कास्टिक सोडा होता है इसका यूज कहां पे होता है, उपयोग आखिर क्या है, अगर इसके हम उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या बताओगे यहाँ पे। जैसे एक तो आप ये बताओगे, जैसे जो आपके साबुन होते हैं, साबुन बनाने में इसका यूज होता है, किसमें, साबुन बनाने में भी इसका यूज होता है। और क्या बताओ, जैसे जो पेट्रोलियम होता है, और एक क्या बता दोगे, जैसे जो आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका यूज होता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में इसका यूज वहां पे हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे एक नोट कर, जैसे आपका जो दवा बनती है, दवा निर्माण में इसका यूज वहां पे किया, दवा निर्माण में भी इसका यूज होता है। और इसके बाद क्या नोट करो, घरों एवं कारखानों की सफाई में, घरों एवं कारखानों की सफाई में भी इसका यूज होता है, की सफाई में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये नोट करना है कास्टिक सोडा के यूज आखिर कहां कहां पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे कास्टिक सोडा का आपका यहाँ पे यूज आपका किया जाता है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक का नहीं है, तो क्या पूछा जा रहा है, डी ब्लॉक का तत्व यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये जयपुर जब क्वेश्चन पूछा गया था, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए थे। तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या कहोगे, देखो निम्नलिखित में कौन सा आपका डी ब्लॉक का तत्व तो यहाँ पे नहीं है। ए जो है ये तो डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, आयरन जिंक भी आपका डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो कैल्शियम दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है ना, कैल्शियम क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे जो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम क्या हो जाएगा, ये डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ये किस ब्लॉक का आपका आता है, ये दोस्तों आपका जो आपकी एस ब्लॉक होती है, एस ब्लॉक का ये तत्व यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाता है, एस ब्लॉक का तत्व है। ये डी ब्लॉक का तत्व यहाँ पे आपका नहीं होता है। और दोस्तों जो आपके ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, जो यहाँ पे डी ब्लॉक दिखा जा रहा है, तो डी ब्लॉक तत्व एक क्या होता है, संक्रमण धातु है। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक चीज ये भी याद कर लेना, ये क्या हो जाएगा आपका संक्रमण। ये कैसी धातुएं होती हैं, आप कहोगे ये आपकी संक्रमण धातु होती है। कैसी धातुएं होती है, संक्रमण धातु आपके यहाँ पे ये आपके होते हैं। और दोस्तों ये आपके आवर्त सारणी के मध्य भाग में स्थित होते हैं। आवर्त सारणी कहाँ पे स्थित होते हैं, आवर्त सारणी के आप बताओगे ये मध्य भाग में आपके स्थित यहाँ पे होते हैं। कभी पूछा गया संक्रमण जो धातु होते हैं आवर्त सारणी के कौन से भाग में स्थित होते हैं, आप बताओगे मध्य भाग में स्थित होंगे। और जो कैल्शियम होता है ये आपका एस ब्लॉक का तत्व यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक सवाल में पूछा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो उसके अवक्षेप का रंग कैसा हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे जब ये आपका जयपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो अवक्षेप का रंग कैसा होगा? सफेद होगा, स्लेटी होगा, नीला होगा, काला होगा, कैसा होगा आप बताओगे? क्या ये होगा? सफेद होगा। कैसा रंग होगा? सफेद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, ये क्या होता है दोस्तों? इसे आपका बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना भी दोस्तों इसे आपका ये कहा जाता है। ये चीज यहाँ पे याद करना, क्या होता है? बुझा हुआ चूना भी इसे कहा जाता है। इसके बाद उसे एक अगला सवाल था, इसमें पूछ रहा है बायोगैस को किस अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं? जो आपकी बायोगैस होती है, इसका अन्य नाम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये जब क्वेश्चन आपका जबलपुर जड़ावरा में पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बायोगैस होती है इसे हम गोबर गैस क्या कहते हैं? गोबर गैस आप कहेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है आपका 75% क्या बता दो यहाँ पे? मीथेन। 75% क्या बताओगे यहाँ पे? मीथेन बताओगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? आप जब 75% आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण यहाँ पे होता है कि 75% में क्या क्या हो जाएगा? मीथेन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, और क्या लिख दिया यहाँ पे? सल्फाइड। और क्या लिख दोगे यहाँ पे? सल्फाइड का ये मिश्रण दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों इसे आपका जैव मात्रा जैसे गोबर हो गया, सीवेज हो गया, वनस्पति अपशिष्ट आदि के आवासीय अपघटन द्वारा प्राप्त वहां पे किया जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पे होता है? कभी अगर पूछा जाए इसका यूज कहाँ पे होता है, उपयोग भी अगर आपसे पूछा जाए तो उपयोग क्या बताओगे दोस्तों? ये बता दो कि यहाँ पे खाना पकाने में ईंधन के रूप में कहां पे यूज हो जाएगा इसका? खाना पकाने में। खाना पकाने में ईंधन के रूप में, खाना पकाने में ये आपका ईंधन के रूप में इसका यूज वहां पे आपका हो जाता है। इसका दोस्तों ये परसेंटेज एक बार पूछा गया था कि इसमें 75% में क्या क्या होगा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड का मिश्रण आपका यहाँ पे होता है। तो ये सारे पॉइंट एक बार यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगले सवाल है दोस्तों ये पूछा जा रहा है सबसे बुरा वायु प्रदूषक कौन है? वायु प्रदूषक वो भी क्या पूछा जा रहा है? सबसे बुरा बताओ क्या है? इन 4 ऑप्शन में बताइए क्या हो जाएगा? धुआं से होगा, सल्फर डाइऑक्साइड से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा? तो राइट आंसर इसका आप क्या बता देंगे दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहां से ये चीज ध्यान रखना कि जो आपको ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपका होता है और जो ये आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में आपका 300 गुना, क्या बताओगे यहाँ पे? 300 गुना ज्यादा, 300 गुना ज्यादा तीव्रता से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपको बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपका ये बनाता है कितने गुना तेजी से? ये आपका 300 गुना तेजी से, जिससे क्या होता है? दम घुटने लगती है और हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन शरीर में कमी हो जाती है, अब जिसके कारण होता है क्या? दम घुटने से इंसान की मौत भी वहां पे आपकी हो जाती है। तो आप क्या कहोगे सबसे ज्यादा या सबसे बुरा वायु प्रदूषक कौन हो जाएगा? आप बताओगे। इनमें से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है दिया सलाई के विनिर्माण में प्रवृत्त मूल तत्व क्या होता है? जो दिया सलाई, जो हम लोग देखो माचिस जो हम लोग जलाते हैं, माचिस के ऊपर देखना जहां पे हम रगड़ लगती है, आपने देखा ऊपर एक मसाला जैसा लगा रहता है, वही पूछा जा रहा है कि हमें बताओ मूल तत्व क्या होता है यहाँ पे? उसमें जो आपका मूल तत्व क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? उसमें आपका फास्फोरस ही आपको होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसमें मूल तत्व आपका फास्फोरस यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो दिया सलाई में मुख्यतः क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट और आपका एंटीमनी सल्फाइड और लाल फोरस एवं कुछ मात्रा में गोंद से बना आपका यहाँ पे होता है। तभी आप देखा होगा दिया सलाई को जैसे रगड़ते आपकी वो जलने वहां पे लगती है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या बता दोगे? इसका फास्फोरस आपके यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे देखो अगर सारे तत्वों की बात करें कौन कौन से तत्व वहां पे होते हैं, इसमें मेन तो हमने पता हो गया फास्फोरस होता है, और क्या क्या यहाँ पे होता है? अभी जो मैंने आपको बताया था
यहाँ पे क्या बताओगे, एक आप बताओगे पोटेशियम क्लोरेट, एक क्या नाम बता दोगे यहाँ पे, पोटेशियम क्या होता है, एक तो आपका हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट दोस्तों आपका होता है। इसके बाद क्या आपका होगा एंटीमनी, इसके बाद क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे एंटीमनी सल्फाइड, आप यहाँ पे नोट कर लें, एंटीमनी सल्फाइड आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों फास्फोरस, कौन सा आपका लाल फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस, लाल फास्फोरस आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। या कुछ मात्रा में यहाँ पे क्या होता है आपका गोंद भी इसमें होता है, कुछ मात्रा में गोंद आपका होता है, तभी तो चिपकेगा वहां पे। तो इन सारे मिश्रण आपका वहां पे होता है, जो आपका दिया सलाई होता है, तभी क्या होता है जो हम लोग उसे रगड़ते हैं उसमें आपका जलने लगता है, उसमें आग आपकी वहां पे लग जाती है। इसके बाद दोस्तों आपका जो एक अगला सवाल था, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्म मिश्र धातु नहीं बना सकता है, कौन सा युग्म मिश्र धातु आपका नहीं बना सकता, इन चार ऑप्शन बताइए। जबलपुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में ये चीज वहां भी पूछी गई थी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे दिया जा रहा है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों किसी धातु में अगर आपके, यानी कि अगर ये जो यहाँ पे Hg, क्या नोट करो, किसी धातु में मरकरी के युग्म से बने मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। एक चीज ये नोट कर लेना, कभी आपके एग्जाम जैसे यहाँ पे सब में क्या लिखा है, मरकरी यहाँ पे लगी हुई है, तो एक चीज ये हमेशा पॉइंट नोट करना, ये क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि किसी, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना, किसी धातु, क्या नोट कर, किसी धातु एवं मरकरी के युग्म से बने मिश्र धातु के युग्म से बने मिश्र धातु, क्या नोट करोगे यहाँ पे, मिश्र धातु को क्या कहा जाएगा, मिश्र धातु क्या कहोगे, अमलगम, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अमलगम कहा जाएगा। क्या अमलगम कहो, क्या कहोगे उसे, आप कहोगे, हम तो कहेंगे अमलगम, उसे आपका ये कहा जाएगा। ये चीज यहाँ पे याद कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप ये नोट याद कर, जैसे आपका लोहा हो गया एवं टंगस्टन हो गया, लोहा हो गया एवं टंगस्टन, और क्या नोट किया यहाँ पे टंगस्टन, ये क्या आप करते हैं, ये अमलगम का निर्माण नहीं करता। ये जो आपका होता है लोहा एवं टंगस्टन, तो ये क्या कहोगे यहाँ पे, अमलगम जो आपका होता है, अमलगम का निर्माण वहां पे नहीं करते, अमलगम का निर्माण आपका नहीं करते। जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म मिश्र धातु नहीं बना सकता, जैसे आपने इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट किया, तो एक चीज आपसे ये यहाँ पूछी जाती है, तो ये बताओ इनमें से कौन सा अमलगम का निर्माण नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल का एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था कि अमलगम का निर्माण नहीं कर सकता, वहां पे एक ऑप्शन दिया गया था लोहा एवं जो टंगस्टन होता है ये अमलगम का निर्माण नहीं करता। ये आपका टेक्निकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगर हो सकता आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, क्योंकि ये देखो ये नहीं सोचना कि भाई ये क्वेश्चन जीडी में आ गया तो हमारे में नहीं आएगा, टेक्निकल में आ गया तो हमारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो सिलेबस में आपके चीज दी जा रही आपके एग्जाम में जरूर आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका जो आपका न्यू पैटर्न सिलेबस है वो आपके पास वहां पे होना चाहिए, और इसका न्यू पैटर्न सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा, आप वो ध्यान से सिलेबस देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे तैयारी भी वहां पे करनी है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, गूंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है। तो किस लिए दोस्तों आप कहोगे किस लिए मिलाया जाएगा, आप कह दोगे यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो गूंथे आटे में आपका NH CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए क्या, इसीलिए इसमें क्या होता है मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा यहाँ पे आपका मिलाया जाता है। और दोस्तों इसे गर्म करने पर यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही खाद्य पदार्थ आपके स्पंजी हो जाते हैं। आप देखो जो पाव होते फूले हुए होते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, जैसे उसमें आपका क्या होता है, देखो जो आपका आटा हुआ, आटे में बेकिंग सोडा आपने मिला दिया वहां पे, ठीक है। अब जब ये हीट करता है, गर्म करता है, तो वहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और जिसके कर क्या उसको वो फुला देता। आप तभी देखो जो पाव फूले हुए होते हैं, यही रीजन वहां पे होता है
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो वो वहां पे फूल आपके जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। अब बताओ जो आपका रेडियम होता है किस खनिज से प्राप्त होगा, रूटाइल्स होगा, हेमेटाइट्स होगा, चूना पत्थर से होगा या पिच ब्लेंड से होगा। तब आप इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना कह दोगे, ये दोस्तों आपका हो जाएगा पिच ब्लेंड। क्या कहोगे यहाँ पे, पिच ब्लेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपका रेडियम होता है ना, रेडियम आपका पिच ब्लेंड का एक अयस्क वहां पे होता है और पिच ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, U3O8 आपका हो जाता है। और यूरेनियम दोस्तों यहाँ पे याद करना, जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम कार्बोनाइट पिच ब्लेंड अयस्क से ही प्राप्त आपका यहाँ पे। और दोस्तों ये आपका जो रेडियम होता है, रेडियम बारे में एक पॉइंट ये याद करना कि रेडियम जो आपका होता है ये चमकने वाले धातु है जो विभिन्न आप प्रसाधन से आपके प्राप्त वहां पे होते हैं। और दोस्तों यूरेनियम का जो आपका यूज क्या, जो आपके से रेडियम हो गया, एक चीज ये नोट कर लेना यहाँ पे कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए जो आपका यूरेनियम होता है, इसका भी यूज कई बार पेपर में आ चुका है। ये बताओ आपका जो यूरेनियम होता है, अब ये बताओ यूरेनियम का प्रयोग कहां पे होता है। वह सभी को पता है कहां पे होगा, परमाणु क्षेत्र में इसका यूज वहां पे किया जाता है। परमाणु क्षेत्र में इसका आपका यूज यहाँ पे किया जाता है। और दोस्तों ये यूरेनियम निकाला कहां से जाता है, आप क्या कहोगे, ये जादूगोड़ा से। कहां से निकाला जाएगा, आप कहोगे ये आपका जादूगोड़ा से आपका ये यूरेनियम आपका वहां पे निकाला जाता है। तो ये चीज यहाँ पे नोट करना कि जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम के खदानें कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, कहाँ निकाला जाता है, तो आप बताओगे जादूगोड़ा से आपका ये यूरेनियम आपका यहाँ पे निकाला जाता है। तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त होगा, आप बताओगे पिच ब्लेंड से आपका प्राप्त होगा। और यूरेनियम का यूज कहाँ होता है, परमाणु क्षेत्र में होता है। और कहां निकाला जाता है, जादूगोड़ा से। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। इसके बाद दोस्तों एक आपका जो अगला सवाल आता है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। अब जो आपके ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अब ये बताओ इनमें से किसका घनत्व सबसे आपका अधिक यहाँ पे हो जाएगा। तो इनमें दोस्तों सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा, आप बताओगे डायमंड का, हीरा का जो घनत्व होता है ये सबसे अधिक आपका हो जाता है। और हीरा के बाद दोस्तों मैंने जो अपनी अगले कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने वहां पे कराया था, इसके बारे में डिटेल से आपको बता रखा है डायमंड के बारे में। जो आपका हीरा होता है कि ये किसका प्रूफ होता है, इसमें कठोर क्यों होता है, सारा कुछ मैंने जो पिछले प्रैक्टिस सेट कराया है वहां पे सारा कुछ मैंने इसके बारे में बता ही रखा है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे जो फिजिक्स से क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन फिजिक्स का यहाँ पे पूछा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वस्तु का संवेग नियत है तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। अगर किसी चीज का संवेग वहां पे नियत हो जाता है तो बताओ कौन सी राशि यहाँ पे अब आपके नियत हो जाएगी। बल होगा, वेग होगा, त्वरण होगा या उपरोक्त में से सभी। क्या बताओगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा वेग। यानी एक वस्तु का अगर संवेग नियत है तो उसका वेग हमेशा नियत होता है। संवेग बराबर सभी को पता है द्रव्यमान गुणे वेग आपका होता है। तो अगर संवेग ही आपका नियत हो गया तो वेग आप तो सीधा ही सीधा कह दोगे, वेग तो आपका नियत ही आपका यहाँ पे हो जाता है। और ये जबलपुर जेडाउर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे वहां पूछा गया था। अब ये बताओ अच्छा, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। देखो न्यूटन ने जो अपने नियम दिए थे सभी को पता होने चाहिए, वो भी तीनों नियम के बारे में हर किसी बच्चे को वहां पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। और न्यूटन का जो लॉ है ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, पहला ये बताओगे जड़त्व वाला पहला नियम ही आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो हमेशा गतिमान ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल वहां पे न लगाया जाए। वैसे अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी जब तक कोई उसे बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का पहला नियम बोल दो या फिर जड़त्व का नियम बोल दो, दोनों बात आपकी एक ही यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो न्यूटन का जो गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम, ये पहला नियम ही आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ अच्छा, दो समांतर धारावाही तार
जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका रीजन क्या होता है? तो ये तो सभी को पता ही है भाई, रीजन क्या हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इन 4 ऑप्शन बता दो राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों क्या कह दोगे, ये आप कहोगे उनके बीच चुंबकीय बल। क्या रीजन होता है? उनके बीच चुंबकीय बल तो ही तो होगा वहां पे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे काउंट करते चलिएगा आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन वही मैं करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं। इसके बाद एक अगला सवाल था, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल के सदृश्य है? कौन सा भाग हो जाएगा? तो लेंस होगा, फिल्म होगा, द्वारक होगा, शटर होगा। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बता दोगे? फिल्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है, रेटिना पर क्या होता है, कभी अगर ये पूछा जाए कि जो उसी प्रकार जो फिल्म होता है, रोल होता है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, अगर कभी ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका प्रतिबिंब होता है, अगर ये पूछा जाए, अच्छा ये कि हमें ये बता दो जो आपका प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बताओगे? प्रतिबिंब जो आपका है ये रेटिना पर कैसा बनेगा? तो आप यहां बताओगे हमेशा उल्टा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक एवं क्या लिख दोगे? एवं छोटा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आप कहोगे उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि अगर कभी भी पूछा गया रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा प्रतिबिंब आपका वहां पे बनता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पता होना चाहिए था। अब ये बताओ, अच्छा यहां से हमारे जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके पेपर यहां से पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो किस सभ्यता संबंधित दोस्तों ये आपका हो जाएगा, आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बताओगे? सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों जो आपका ये मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर आपका स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल भी आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये मोहनजोदड़ो है यहाँ पे क्या होती है, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी जो आपकी क्या थी, द्रवी मोम विधि से बनी थी। किससे बनी थी? द्रवी मोम विधि से आपकी बनी थी। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये बता दो जो आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, ये प्रेजेंट टाइम पे आपका ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे आपका ये स्थित वहां पे हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम पे ये पाकिस्तान में आपका स्थित वहां पे हो जाता है। अब ये बताओ बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायाब के रूप में कार्य किया? नायाब के रूप में कार्य किया था, बताओ किसका ना पूछा जा रहा है? बलबन का। तो इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर किसका बता दोगे? ये हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपके नासिरुद्दीन महमूद है ना, अगर ये कभी पूछा जाए ये किसके पुत्र थे, तो आप क्या कहोगे? ये पुत्र किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इल्तुतमिश के। किसके पुत्र हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इल्तुतमिश के पुत्र हो जाएंगे। जो आपको ये नासिरुद्दीन महमूद दिया जा रहा है ये इल्तुतमिश के पुत्र हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो बलबन है ना, बलबन को आपका उगुल खां की उपाधि नसरुद्दीन मोहम्मद ने ही प्रदान की थी। तो अगर ये पूछा जाए जो बलबन थे, बलबन को एक जो उपाधि वहां पे दी गई थी, कौन सी दी गई थी? उलुग खां। इनको एक उपाधि दी गई थी उलुग खां। उलुग खां ये भी नोट कर लेना कि बलबन को उलुग खां की जो उपाधि थी नसरुद्दीन मोहम्मद ने ही वहां प्रोवाइड कराई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने वहां पे प्रदान की थी। अब ये बताइए अच्छा बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जो आपका बक्सर का युद्ध था ये आपका कब लड़ा गया था? तो आप क्या कह दोगे? सीधा सीधा ये हो जाएगा 1764 में।
दोस्तों जीके में जितने भी आपके ये युद्ध हुए ना, चाहे प्लासी का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ये युद्ध के वर्ष आप याद करके जाना, और ये युद्ध किनके किनके बीच में हुए थे और कौन इन युद्धों को वहां पे जीता था, ये कुछ चीजें आप याद करके युद्ध से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बक्सर का युद्ध क्या हो जाएगा, 1764, आप यहाँ पे राइट आंसर इसका बता देंगे। अब ये बताइए, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी, कहां शुरू हुई थी, क्या राइट आंसर आप इसका बता दोगे? ये दोस्तों शुरू हुई थी पंजाब से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये याद करना कि इसे सबसे पहले कहां शुरू किया गया, आपने बताया पंजाब में शुरू किया गया। और कभी अगर ये पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक, अगर भारत में ये पूछ लिया जाए जो आपकी हरित क्रांति है इसके जनक आपसे पूछा जाए, जनक वो भी कहां है, भारत का, भारत में अगर जनक पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आप किसका नाम बताओगे? एमएस स्वामीनाथन का आपको बताना है। किसका नाम बताओगे? एमएस स्वामीनाथन का नाम आप यहाँ पे याद आप कर लीजिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और वहीं पे दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा गया विश्व का बताओ, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, तो किसका नाम बताना है आपको? नाम बताओगे नॉर्मन बोरलॉग का, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आप यहाँ पे याद। दोस्तों ये दोनों नाम अच्छे से आप तैयार करके जाना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे भारत का पूछे चाहे विश्व का पूछे, ये दोनों नाम ही आपको वहां पे देता है। और ये दोनों नाम अगर आप पहले ही पढ़े रहते तो आपके डाउट वहां पे क्रिएट होता है। अच्छे से याद कर लेना कि भारत का पूछा जाए तो हमें एमएस स्वामीनाथन का बताना है, और वहीं पे अगर विश्व का पूछा जाए तो क्या बताओगे? नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपको यहां बताना है। इसमें कभी कंफ्यूज आपको वहां पे नहीं होना है। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? तो क्या बताओगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि आपका दानापुर में ही आपका पूछा गया था? तो यहां पे दोस्तों क्या बता दो, ये हो जाएगी आपकी 9वीं योजना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी 1997 से लेके 2002 के बीच में यहाँ पे चल रही थी। और दोस्तों इस योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्र विकास एवं देश में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। और इस योजना में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में संयुक्त रूप से प्रयास भी वहां पे दोस्तों किया गया था। इसकी दोस्तों ये डेट याद कर लेना कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था वहां पे, तो ये डेट आप यहाँ पे पता आपको ये भी यहाँ पे होनी चाहिए थी। अब ये बताओ, अच्छा निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? कौन सा पूछा जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा वो भी दूसरा महासागर कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा? जिसके ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे, जो कि आपका जबलपुर जेडारो में क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप यहाँ पे कितना बताओगे इस क्वेश्चन का? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये अटलांटिक महासागर है ना, अगर इसका ये देख रहे कैसा दिखता है, अगर मान लो तो ये आपको एक इस आकार का ऐसा दिखता है, ये महासागर आपका ऐसा यहाँ पे इस आकृति का यहाँ पे दिखता है। और दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के बाद यह महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी होता है। अगर नंबर 1 पे पूछा जाए कौन सा महासागर है, नंबर 1 पे सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद कर लेना कि जो आपका सार गैसो है, जो आपका सार गैसो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आपका सार गैसो सागर, एक नोट कर लेना, क्या सार गैसो जो सागर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ये सार गैसो सागर आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। जो सार गैसो सागर होता है ये आपका कहां पे स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका ये स्थित वहां पे हो जाएगा। अब एक सवाल ये पूछा गया, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, नामचा बरुआ है या कंचनजंगा है? तो ये तो वैसे सभी को आंसर इसका पता भी होगा, सारे बच्चे इसका राइट आंसर भी दे रहे हैं। इस आंसर कोई बच्चा अभी तक गलत आंसर यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल भाई, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताओ? कंचनजंगा।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8,598 मीटर दोस्तों इसकी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। और दोस्तों जो आपको ये कंचनजंगा, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर आपका ये हो जाता है। और यह आपका सिक्किम और नेपाल सीमा में स्थित है। ये कहां पे आपका स्थित हो जाएगा, आप कहोगे ये आपका हो जाएगा भारत के सिक्किम में। भारत का सिक्किम, क्या बताओगे, भारत का सिक्किम, और क्या बताओगे, नेपाल। नेपाल, इन दोनों की जो सीमा होती है ना, यहाँ पे ये आपका स्थित यहाँ पे आपका हो जाता है कंचनजंगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब ये बताओ, स्वतंत्र पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे, किसका नाम आप यहाँ पे बता दोगे? तो प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन हो जाएंगे, आप बताओगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि प्रथम बार राष्ट्रीय आय गणना का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। एक बार ये भी नोट कर लेना कि जो प्रथम बार जो आपकी राष्ट्रीय आय, प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान, कभी अगर ये पूछे गणना का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, तब भी आपको इन्हीं का नाम बता देना, किसका, दादा भाई नौरोजी का ही नाम आप यहां बता दोगे। और कब लगाया था, ये लगाया था 1867 से लेके 1868 ईस्वी में इन्होंने लगाया था। और इनके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति, उस समय भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी, प्रति व्यक्ति, क्या बता दो भारत में, क्या नोट कर लेना यहाँ पे, प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी थी वहां पे, 20 रुपए। कितनी थी वहां पे, 20 रुपए वहां पे थी। कब थी ये, 1867 से 68 में। उस समय इन्होंने जब अपना अनुमान लगाया था तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए वहां पे उस समय थी सभी की। इसके बाद एक अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, किस वर्ष कब्जा किया था? ये जब आपका लखनऊ जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, कब किया था? तो आप बताओगे 1856 में। 1856 में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका 1856 यहाँ पे आपका हो जाएगा। और अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप, कैसा आरोप लगाया था इन्होंने लगाया था कुशासन। कैसा आरोप लगाया था बताओगे, कुशासन का आरोप लगाकर वर्ष 1856 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल वहां पे कर लिया था। और दोस्तों जो आपका ये ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय, अगर कभी ये पूछा जाए कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध के नवाब कौन थे, अगर ये पूछा जाए अवध के नवाब उस समय कौन थे, अवध के नवाब बता दो उस समय कौन थे? तो अवध का नवाब आप किसका नाम बताओगे, अवध के नवाब किसका नाम यहां बताओगे, वाजिद अली। कौन हो जाएंगे यहाँ पे उस समय नवाब, वाजिद अली शाह का नाम आप यहां बता दोगे। उस समय ये नवाब थे, कब, जब अंग्रेजों ने अवध को, साम्राज्य को कब्जा कर लिया। और क्या क्यों किया था, कुशासन का आरोप लगा के वहां पे कब्जा ये कर लिया था। अब इसके बाद एक अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राज्य विधानमंडल से संबंधित हो जाएगा, जो कि आपका जबलपुर जडारो में सीधे क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता दोगे, ये हो जाएगा जो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन एक आपका दिया जा रहा है, इसमें क्या दिया गया, यहाँ पे ये नोट करना कि राज्य के नीति निदेशक तत्व इसमें दिया गया। और अनुच्छेद की बात अगर कर लेता, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे दिया, अनुच्छेद आ जाएगा 36 से लेके 51 अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया था। और भाग नंबर जो यहाँ 5 दोस्तों आपका दिया जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें संघ के बारे में विवरण यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अगर अनुच्छेद की बात करें, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 52 से लेके 151 तक की यहाँ पे बात की गई है।
तो अगर अनुच्छेद 5 का पूछे, 4 का पूछे, ये सारे एक पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि आपके संविधान का एक क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है। भाई भले एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको सारे मेन पॉइंट आपको वहां पे तैयार करने, और जो मैंने कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे, वहां पे आपके सारे टॉपिक वाइज चीजें वहां पे दी गई थी। बस आपको एक बार वो सारी चीजें वहां पे तैयार करनी, तैयार करके पेपर देने जाइए, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। मैथ के टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं, और मैथ के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपकी बेसिक अच्छी वहां पे है, कैलकुलेशन अच्छी है, 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत आपको वहां पे देखने को भी नहीं मिलेगी। जैसे इसमें पूछा गया दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 450 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सवाल है, कैसे सॉल्व करोगे आप? यहाँ पे आपने माना, यहाँ पे सीधा लिखा, हमने मान लिया, माना संख्या, हमने क्या मान लिया, हमारी संख्या है, हमने यहां मान ली एक संख्या, हमने क्या मानी 5x हो गई, एक हमारी क्या होगी 9x होगी। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, दो संख्याओं का रेशियो दिया गया 5:9 के अनुपात दिया जा रहा है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 405 है, लघुत्तम समापवर्तक 405 है। अब ये अनुपात दी गई, हमने लिख दिया एक संख्या हमारी 5x हो गई, एक संख्या आपकी 9x हो गई। अब यहाँ पे अगर लघुत्तम 405 है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, संख्याओं का लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 5 गुणे ये 9, और जो ये x कॉमन है, एक x से गुणा आप कर, ये आपका लघुत्तम हो जाएगा। अब ये लघुत्तम कितना आपका दिया जा रहा है, ये लघुत्तम आपका दिया गया 405, 405 आपका यहाँ पे दिया गया है। अब इसी x, पहले ये x का मान आप निकाल लो यहाँ पे। अब पूछा क्या जा रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो जो ये x का मान निकलेगा यहाँ पे रख देना, यहाँ पे 5 से गुणा कर देना, यहाँ पे 9 से गुणा कर देना, तो इसका मान आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करोगे, देखो 5 9 45, ये तो हो गया 45 हो गया, ये गुणे x बराबर ये हमारा 405 आपका हो गया। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका, बताओगे 405, और बटे क्या हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। 45 जैसे इसे भाग करो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 9 निकल के आ गया। अब संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक संख्या हमारी हो जाएगी 5 गुणे 9 हो जाएगी, 5 9 45 आपकी होगी, और एक संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी 9 गुणे 9 आपकी हो जाएगी, 9 गुणे 9 बराबर 81 आपकी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 और 81, किसमें दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका दिया जा रहा है। तो ये आपकी संख्या यहाँ पे हो जाएंगी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पहुंचने के लिए उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है, तो बस की सामान्य चाल बता दो क्या होती। अगर हमने माना कि हमने कहा बस की हमारी सामान्य चाल थी वो 100 की हो जाती है। देखो यहाँ पे दूरी तय कितना कर रहा है, यहाँ पे दूरी वो जो तय कर रहा है 60 मिनट, 60 मिनट देरी से चल रहा है। 60 मिनट देरी मतलब तो 1 घंटा देरी से चल रहा है, 1 घंटा देरी से वहां पे चल रहा है, वही वो टाइम कवर वहां पे कर रहा है, वही टाइम वो वहां पे कवर कर रहा है। वो सारी चीजें यहाँ पे कैसे सॉल्व करो, देखो यहाँ पे तो हम ये मान सकते हैं, देखो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो आपका समय बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी बटे वहां पे चाल आप कर दोगे। देखो तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, देखो दूरी क्या दी गई हमारे 150 किलोमीटर, क्या दी गई दूरी 150 किलोमीटर हमारी दी जा रही है। तो यहाँ पे आप सीधा से ये कर सकते हो, देखो एक दूरी आपकी 150 ये हो गई। अब एक जो हमने चाल बढ़ाई तब भी हम दूरी तो वही तय करेंगे। अब हमने माना था कि यहाँ पे जो हमारी चाल थी x थी यहाँ पे, तो जो आपकी यहाँ पे चाल थी, और यहाँ पे चाल में हमने क्या किया, आपने ये किया इसकी चाल कितनी आपने बढ़ा दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे चाल अब हमने x + 5 यहाँ पे आप कर दोगे, तो यानी जब यहाँ पे आप जो अंतर करोगे तो यहाँ पे समय क्या हुआ, तो ये जो आपका 60 मिनट आप यहाँ पे देरी से चल रहे थे, यही समय तो आपने कवर वहां पे किया था। ये सवाल एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट हर क्वेश्चन को लेना, अगर किसी सवाल में डाउट लगता है बाद में 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आप उनका आंसर ले आओगे। देखो अब यहाँ पे हम क्या करोगे, 1 घंटा या वो 60 मिनट दिया गया, इसको आप जब घंटे में लोगे 60 से आप भाग कर दो, आपका मान क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। हमने सीधे से 1 यहाँ पे आपका लिख दिया है। आप देखो
अब देखो यहाँ पे आप ये करो, अब हमें भाई इसी x का मान निकालना है, x का मान आप निकाल दो, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप या तो इसको कैलकुलेशन करके आंसर लाओगे, x ले आओ, उससे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा जाएगी और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। या फिर आप करो जो ये चार ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, यही ऑप्शन जो यहाँ क्योंकि x का मान निकलेगा, तो ये मान सारे यहाँ पे एक बार रख के देख लो कि कौन सा फॉलो करता है, जो भी आपका अप्लाई हो जाता है वही राइट आंसर आपका हो जाता है। जैसे कि अगर हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन, अब यहाँ पे जहां पे x लिखा वहां पे अगर 25 लिख दो, यहाँ पे हमने किया 150 बटे हमने कर दिया 25 माइनस का, देखो 150 और 25 प्लस 5 ये कितना हो गया 30। अब क्या ये बताओ इसका मान अगर 1 आ गया तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यही। तो काटिए कितनी बार जाएगा, देखो 25 से काटा ये 6 बार गया, 30 से काटा ये हमारा 5 बार गया, 6 माइनस 5 ये 1, यानी ये एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, यानी ये हमारा कंप्लीट है, एक यहाँ पे आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसकी जो पहले की चाल रही होगी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही होगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा 25 के अलावा जब ये सारे मान रखोगे इतना आपका आंसर वहां पे नहीं आएगा, इतना आंसर आपको वहां पे नहीं आएगा। तो यहां से आप ऑप्शन से वहां पे आंसर इसका बड़ी आसानी से ला सकते हैं। और लखनऊ जेडौर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये पेपर में वहां पूछा गया था। अब एक सवाल ये पूछा गया, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी बताओ क्या हो जाएगी। 15 मिनट में तय की गई दूरी आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हमें आंसर यहाँ पे बताना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ये दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी जा रही है, और ये दिया गया 15 मिनट, ये 15 मिनट। देखो सबसे पहले क्या करो, सारी चीज आप एक वैल्यू में वहां पे ले आओ, यानी चाहे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाओ या सारे आपको सेकंड में ले जाओ। देखो क्या करो, यहाँ पे जो आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड दी गई है, चाल दी गई है, जो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा आप करना पड़ जाएगा, 5/18 से गुणा आप करोगे तो काटो क्या एक बार जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आपका हो गया। आप देखो यहाँ पे जो लिखा है 15 मिनट, तो ये तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये बताओ जो 15 मिनट है समय, जो समय 15 मिनट है, अब इसको भी जब आप सेकंड में चेंज करोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या कर दो इसे 60 से आप गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया 900 सेकंड आपका ये निकल के यहाँ पे आ गया। आप बताओ, अब ये बताओ जो दूरी होती, दूरी बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी चाल गुणे समय आपका हो जाएगा। तो चाल क्या दी गई आपकी, दी गई 20 और समय कितना है आपका 900, तो ये दूरी आपकी किस में निकल के आएगी दोस्तों, ये मीटर में निकल के आपके यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिए गए हैं, तो सिंपल से मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं आप 1000 से भाग, 1000 भाग करो, 2 जीरो कट गए, इस जीरो हमारा कट गया, 9 गुणे 2 किया, कितना आ गया ये 18 किलोमीटर आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस करना कैसे इसका आंसर वहां पे आप ला सकते हैं। अब इसके बाद तो एक सवाल ये पूछा गया, दिनेश ने 300 प्रति दर्जन की दर से, दिनेश ने 300 प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे। कितने सेब खरीदे, 12 सेब उसने खरीदे, और प्रत्येक सेब को वो 30 की दर से बेचता है, तो दिनेश का कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, हमें लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करोगे तो यहां से आपका प्रतिशत लाभ आप यहां पे निकाल सकते। देखो अब ये बताओ, यहाँ पे ये पहले बताओ 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे, तो यहाँ पे क्या लिखा, 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 सेब उसने यहाँ पे खरीदे। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एक दर्जन में कितने सेब होते हैं, 12 ही सेब तो आपके होते हैं। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि एक दर्जन, चाहे तो आपका एक दर्जन बोल दे या फिर आपसे 12 सेब बोल दे, या फिर आपसे 12 सेब बोल दे, ये कितने रुपए के हैं, ये आपके 300 रुपए के हो गए यहाँ पे। तो ये बताओ अगर 12 सेब 300 रुपए के हैं तो एक सेब कितने का है, एक सेब आपका हो गया 25 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर 300 को आप 12 से भाग करोगे 25 निकल के आ गया, एक सेब 25 रुपए का हो गया, 12 से 300 के है, एक से 25 रुपए आपका हो गया। तो दोस्तों ये तो हम मान लेते ये हो गया इसका क्रय सीपी। अब ये बताओ सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया जा रहा है वह प्रत्येक सेब 30 की दर से बेचता है।
तो एक सेब का मूल्य क्या बेचा उसने, 30 रुपए का। अब ये बताओ, कोई सामान 25 रुपए का आपने खरीदी, 30 रुपए की यहां हमने बेची, प्रॉफिट कितना हुआ, आप कहोगे 5 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है हमारा 25, गुणे कर दोगे आप यहाँ पे 100, काटो, 25 चौका 100 हो गया, 5 गुणे 4 पंचों 20, क्या बता दो 20% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट इसकी यहाँ पे ले लीजिएगा। अब ये बताओ, एक अगला सवाल हमारा दोस्तों आपका आ जाता है। ये दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, यहां से अपना पूरा ये सेट कंप्लीट हो जाता है। बस दोस्तों जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे, इसके बाद जो डेली अपनी क्लास होगी 7 बजे की, ये डेली प्रैक्टिस सेट वहां पे ज्वाइन किया रहेगा। यहां से क्या फायदा मिलेगा, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन मैं वो सारे कराऊंगा जो आपके एग्जाम बार बार वहां पे रिपीट हो रहे हैं। भाई एग्जाम तक मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ आप फॉलो करिएगा, वैसे तैयारी करते चलिए, आपके एग्जाम में वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर दोस्तों हम सभी को पता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ देखो क्या दिया गया, 4 विषम प्रथम 4, तो प्रथम 4 पहली संख्या क्या होती है, 1 हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी, एक संख्या आपकी 5 हो गई, एक संख्या आपकी 7 हो गई, एक संख्या 11। ये वो प्रथम 4 संख्याओं की बात हो रही है, और कई संख्या विषम भी हो और अभाज्य भी हो। अब ये बताओ इनका औसत क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इनका कर दिया योग, इनका क्या कर दिया योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हमारे, 1 2 3 4 ही तो है यहाँ पे। अब ऊपर वाले का जोड़ो कितना हो गया, ऊपर का जोड़ेंगे ये आपका हो गया 26, और 26 बटे 4 करो, 4 से भाग करोगे 6.5 आपका ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका औसत दोस्तों आपने कितना कह दिया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपका हो गया। अब ये कमेंट बॉक्स दोस्तों ये बताना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। अगर आपके 35 तक क्वेश्चन आपके सही है तो तैयारी आपकी सही चल रही है, यही पैटर्न यही लेवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब इसकी दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है अभी अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से डेली इसके प्रैक्टिस आपको मिलते रहेंगे, और डेली आप वहां पे ज्वाइन कर लेना जाकि आपको वो सारे क्वेश्चन मिल सके और हमेशा आपके पास रखे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको सीधे सीधे वहां पे देखने को आपको मिलेंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।